कल 7 अक्टूबर 2023 को 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसलिए आज मैं आपको इंग्लिश विषय का सैम्पल पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि इन परीक्षाओं के अंकों के आधार पर आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे और इसी वजह से ही आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 80 नंबर के आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, इंग्लिश विषय का है। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको आंसर शीट जो नहीं दी जाएगी, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है 1 से 11 तक जो है सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और उनके आंसर आपको टिक मार्क करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द लॉस ऑफ हीज बॉल, यानी कि कवि जो है कैसी प्रतिक्रिया देता है अपने बॉल के गुम हो जाने पर। पोएट कवि, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करना, और लॉस ऑफ हीज बॉल, लॉस मतलब खो देना, ऑफ हीज बॉल मतलब अपनी बॉल के। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ही ट्रम्बल्स विद ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो वो दुख से यानी कि कांपने लगता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय जो है इंडिया में कौन से स्टेट में होती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, आसाम में, यानी कि इंडिया में आसाम में जो है सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है, चाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग, यानी कि कौन सी नदी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है पानी प्राप्त करती है, यानी कि उसको पानी मिलता है कोर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको पानी मिलता है कोर्ग के पहाड़ियों से और जंगलों से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी, यानी कि कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी, तो डायरी का क्या नाम था, तो नाम था उसका ऑप्शन सी, किटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कॉल ए नोबल बीस्ट, यानी कि कवि यहाँ पर नोबल बीस्ट किसको बुलाता है, यानी कि किसको कहता है। तो आंसर में आपको जो है बताना है द टाइगर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि इस कहानी का जो राइटर है उसका नाम बताना है। तो आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फॉर्सेथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं, ग्रामर के हैं ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, यानी कि मॉडल फिल करना है इसके अंदर। पहला सेंटेंस है, यू डैश गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ हीज ओन कार। तो इसमें आंसर में आएगा नीड नॉट, नीडंट, यानी कि यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, यानी कि तुम्हें उसको लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ हीज ओन कार, उसके पास उसकी खुद की कार है। अगला सेंटेंस है, आई डैश स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ। यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहा है, यानी कि बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, तो उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़ टू वर्ड का। आई यूज़ टू स्टडी डे एंड नाइट, यानी कि मैं प्राय जो है दिन और रात पढ़ता था अपने स्टूडेंट जीवन में, यानी कि जब वो स्टूडेंट था तो बता रहा है कि मैं दिन और रात पढ़ता था। नेक्स्ट है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि टेंस वाले हैं। पहला सेंटेंस है, इर्रेगुलर वर्क डैश नॉट ब्रिंग सक्सेस। तो यहाँ पर आएगा इर्रेगुलर, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर इर्रेगुलर लिखा हुआ है। जिस तरह से रेगुलर होता है उसी तरह से इर्रेगुलर, रेगुलर मतलब जो चीज़ हम नियमित रूप से करें, इर्रेगुलर जो चीज़ हम, जो कोई ऐसा काम है जो नियमित तौर पर ना करें। तो ये जो है पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। तो इर्रेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस, तो इसमें आ जाएगा डज नॉट ब्रिंग, यूँ का यूँ, सक्सेस। तो ये आपका आंसर होगा पहले का। दूसरा है, ही ऑलवेज डैश फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। जिस तरह से यहाँ पर ये पहचान थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की,
तो यहाँ पर ऑलवेज भी जो है पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। तो ये भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। ही ऑलवेज फाइंड, इसके साथ एस लग जाएगा, फाइंड्स। तो आंसर में आ जाएगा ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, यानी कि वो हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढता है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है देयर डैश बी नो लीफ ऑन द ट्री। बी है तो ऑप्शन में तो बी फैमिली में से आएगा आंसर। तो यहाँ पर आएगा इज, देयर इज़ नो लीफ ऑन द ट्रीज। देयर इज़ नो लीफ यानी कि पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं है। उसके बाद है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, यानी कि कौवा कहाँ पर बैठा हुआ था। वट डिड इट सेक डाउन ऑन द पोएट, यानी कि उसने पोएट के ऊपर क्या गिराया। तो आंसर है द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। जो क्रो था बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पर। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। इट सोक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। सोक डाउन मतलब होता है गिराना। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल। डस्ट का मतलब होता है धूल। ऑफ स्नो यानी बर्फ़, बर्फ़ की धूल। ऑन द पोएट मतलब कवि के ऊपर, यानी कि कौवा जो है हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और उसने कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई इज़ मिसिज पंपरे वरिड अबाउट ट्रीकी। मिसिज पंपरे ट्रीकी के बारे में चिंतित क्यों थी। आंसर देखें, ट्रीकी इज ए स्मॉल डॉग ऑफ मिसिज पंपरे। ट्रीकी जो था छोटा कुत्ता था मिसिज पंपरे का। ही हैज़ बिकम वेरी फैट, यानी कि वो बन गया था बहुत मोटा। ही हैज़ बिकम वेरी फैट यानी कि वो बहुत मोटा हो गया था। ही कीप्स लेइंग, यानी कि वो लगातार लेटा रहता था। एंड पेंटिंग, और हाफता रहता था। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, यानी कि वो ऐसा प्रतीत होता था कि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, यानी कि कोई एनर्जी उसके अंदर नहीं है, यानी कि वो हमेशा थका हुआ दिखाई देता था। सो मिसिज पंपरे इज़ वरीड अबाउट ट्रीकी। सो मतलब इसलिए मिसिज पंपरे इज़ वरीड यानी कि चिंतित हैं, अबाउट ट्रीकी मतलब ट्रीकी के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल, यानी कि जो थीफ का मतलब चोर, चोर जो है अनिल का आभारी क्यों था। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना। तो चोर अनिल का आभारी क्यों था। आंसर देखें, अनिल गेव हिम फूड एंड शेल्टर। अनिल गेव मतलब देना, हिम मतलब उसे, फूड एंड शेल्टर यानी फूड मतलब भोजन। अनिल ने उसे खाना दिया और आश्रय दिया, यानी कि रहने के लिए जगह दी। ही आल्सो टोट हिम, और इसके अलावा उसने सिखाया। टीच की सेकंड फॉर्म है टोट, सिखाया। हिम मतलब उसे, टू रीड यानी कि पढ़ना, एंड राइट लिखना। और इसके अलावा उसने उसको मतलब खाना भी दिया, रहने की जगह भी दी, और उसको लिखना और पढ़ना भी सिखाया। सो द थीफ वॉज ग्रेटफुल टू अनिल, इसलिए जो चोर था वो आभारी था अनिल का। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक स्टैंजा आएगा, स्टैंजा के नीचे क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये स्टैंजा है पोएम से। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट एंड द पोएम, यानी कि इस स्टैंजा को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन सी पोएम से ये स्टैंजा लिया गया है। तो आंसर है इसका, नेम ऑफ द पोएम इज़ द बॉल पोएम, यानी कि द बॉल पोएम से ये स्टैंजा लिया गया था। और जो इसका कवि है उसका नाम है जॉन बैरीमैन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय स्टेयर एट। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो लड़का जो है किस चीज़ को घूर रहा था। तो आंसर है द बॉय स्टेयर एट द हार्बर। हार्बर होता है बंदरगाह, यानी कि वो बंदरगाह को घूर रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डू पीपल जनरली कंफर्ट ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हीज बॉल, यानी कि सामान्य तौर पर लोग जो हैं एक लड़के को कैसे चुप कराते हैं जिसकी बॉल गुम हो गई है। कंफर्ट कराना मतलब आराम महसूस कराना, यानी कि उसको चुप कराना। हु हैज़ लॉस्ट हीज बॉल, जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। तो आंसर है इसका पीपल जनरली से दैट, यानी कि जो लोग हैं, पीपल मतलब लोग, जनरली मतलब नॉर्मली, यानी कि सामान्य तौर पर, से मतलब कहते हैं, दैट मतलब कि, देयर आर अदर बॉल्स की यहाँ पर और भी गेंदे हैं यानी कि बॉल हैं।
यानी कि ये कहते हुए चुप कराते हैं कि एक गुम होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी बॉल्स हैं। उसके बाद स्टैंजा है, सॉरी अनसीन पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ है और उसके क्वेश्चन है। पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पैराग्राफ देखते हैं एक बार। सरोजनी नायडू वाज एजुकेटेड इन हर अर्ली डेज अंडर हर फादर ऑन केयर, यानी कि सरोजनी नायडू ने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, वाज एजुकेटेड यानी कि पढ़ी, इन हर अर्ली ईयर्स यानी कि अपनी शुरुआती सालों में, अंडर द फादर्स ऑन केयर यानी कि अपने पिता की छत्र छाया में, यानी कि अपने पिता की केयर में उन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद है ही वांटेड टू, यहाँ पर ये सी की स्पेलिंग आएगी SHE वाली। सी लव टू ड्रीम, परंतु उसको सपने देखना पसंद था। एंड राइट पोएम, और पोएम लिखना पसंद था उसको, सरोजनी नायडू को, यानी कि सपने देखना और पोएम लिखना पसंद था। सी वॉज हार्डली 11 वैन सी रोट द हर फर्स्ट पोएम, यानी कि वो मुश्किल से 11 साल की हुई थी जब उसने पहली अपनी पोएम लिखी, यानी कि मुश्किल से 11 साल की थी तब जब उसने अपनी पहली पोएम लिख दी थी। एट 13 सी रोट ए लॉन्ग पोएम, यानी कि 13 साल की उम्र में उसने एक लंबी कविता लिखी। इन द मैनर ऑफ ए फेमस इंग्लिश पोएट, यानी कि एक फेमस इंग्लिश पोएट की तरह। आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन, यानी कि अपनी 10वीं की शिक्षा के बाद, इन इंडिया यानी कि इंडिया में, सी वेंट टू इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड चली गई फॉर हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा के लिए। अब क्वेश्चन देखें, अंडर हुज केयर डिड सरोजनी नायडू रिसीव हर एजुकेशन, यानी कि किसकी केयर में अपनी जो है शिक्षा प्राप्त की थी सरोजनी नायडू ने, तो आंसर है हर फादर। सरोजनी नायडू रिसीव्ड हर एजुकेशन अंडर हर फादर ऑन केयर, जो पहली ही लाइन में जो है इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरोजनीज फादर वांट टू मेक हर, यानी कि सरोजनी के पिता उसे क्या बनाना चाहते थे, तो आंसर है सरोजनी नायडू, ही वांटेड टू मेक हर ए मैथमेटिशियन, यानी कि वो उसे एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ बनाना चाहते थे या फिर साइंटिस्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड सरोजनी नायडू राइट द पोएम, यानी कि किस उम्र में सरोजनी नायडू ने पोएम लिखी थी, तो आंसर है इसका सरोजनी नायडू रोट द पोएम एट द एज ऑफ 11, यानी कि 11 साल की उम्र में उसने पहली कविता लिखी थी, यानी कि कविता लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, यानी कि 2 नेशनल एंथम जो है क्यों गाए गए, नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से है ये। 2 नेशनल एंथम वर संग, यानी कि 2 नेशनल एंथम गाए गए, राष्ट्रगान। बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड टू पे ऑनर, दे मतलब वे, वांटेड मतलब चाहते थे, पे ऑनर यानी कि सम्मान देना, एंड रिस्पेक्ट और आदर करना, टू द वाइट्स यानी कि अंग्रेज़ों का, एंड द ब्लैक और काले लोगों का, यानी कि अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनका, इक्वली मतलब समान रूप से, यानी कि वो समान रूप से जो है अंग्रेज़ों और जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन दोनों का एक समान ऑनर और रिस्पेक्ट करना चाहते थे, इसलिए 2 नेशनल एंथम जो है गाए गए। अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी से 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, और अगला है चॉइस में क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन। तो पहले में थीम बतानी है बाल पोएम की और दूसरे में ये पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट मास्टर के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उन्होंने लेंचो की मदद क्यों की और उसके बदले में लेंचो की क्या रिएक्शन थी, यानी कि प्रतिक्रिया थी। अब आंसर देखें पहले का पहले। द थीम ऑफ और सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉस। जो थीम है द बाल पोएम की और जो सेंट्रल आइडिया यानी कि मेन जो पॉइंट है पोएम का, इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर, यानी कि प्रकृति, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ऑफ द लॉस यानी कि जो खोने की जो प्रकृति है उसको समझना, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लॉस है यानी कि जो खोने की जो
क्रिया है, ये जो घटना है हर किसी के साथ होती है, तो इसके नेचर को समझें। इट आल्सो कन्वे द मैसेज दैट गेन और लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। इट आल्सो कन्वे यानी कि संदेश, कन्वे करना मतलब संदेश देना, द मैसेज यानी कि ये मैसेज देती है, दैट की गेन एंड लॉस यानी गेन मतलब प्राप्ति उपलब्धि कोई, और लॉस मतलब कोई किसी चीज़ को खो देना, यानी कि गेन यूँ समझ ले एक तरह से कोई चीज़ पाना, और लॉस मतलब कोई चीज़ खो देना। इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का हिस्सा है। एंड वी हैव टू बियर इट, और इसको हमें सहन करना पड़ेगा। बियर का मतलब होता है सहन करना, यानी कि ये जो खोना और पाने की जो घटना है, इसको जो है हर किसी व्यक्ति को जो है भोगना पड़ता है, यानी कि हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। विद पेशेंस, और इस चीज़ को हमें पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ समझना होता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द बॉल इज़ द सिंबल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। इस कविता के अंदर जो बॉल है वो सिंबल है यानी कि प्रतीक है मटेरियलिस्टिक थिंग यानी कि भौतिक चीज़ों का। भौतिक चीज़ें यानी कि जो आज के टाइम पे जो भौतिक चीज़ें यूँ है, जो मान लीजिए कि कोई महंगी चीज़ है, जैसे कि कोई कार है या घर है या मतलब कपड़े हैं, यानी कि क्या है मतलब वो चीज़ जो लग्जरी में आती है उनको मटेरियलिस्टिक थिंग बोला है। द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि लड़के ने जो है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में पहली बार खोई थी। नाउ ही सेंस हीज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको जो है अपना पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यानी कि कर्तव्य था, उसके बारे में एहसास हुआ। द पोएट सेज, कवि कहता है कि दैट मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कहने का मतलब ये है कि कवि कहना चाहता है कि पैसे एक ऐसी चीज़ है जो खर्च हो जाती है। वी कैन नॉट बाई ए लॉस्ट थिंग विद मनी, यानी कि हम उस चीज़ को नहीं वापस खरीद सकते जो गुम हो गई है, यानी कि पैसों से उस चीज़ को नहीं खरीदा जा सकता जो चीज़ गुम हो गई है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, द पोस्ट मास्टर रीड लैंचोज लेटर टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने पढ़ा लैंचो के लेटर को टू गॉड, जो उसने भगवान को लिखा था। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स फेथ इन गॉड। ही वॉज यानी कि वह था, डीपली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित, बाय द मैन्स फेथ यानी कि व्यक्ति के विश्वास से, इन गॉड मतलब भगवान में, यानी कि वो लैंचो के विश्वास से जो भगवान में था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, ही डिड नॉट वांट यानी कि वो नहीं चाहता था, टू शेक मतलब डगमगाए, दिस फेथ मतलब यह विश्वास, यानी कि वो ये नहीं चाहता था, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लैंचो का विश्वास कम हो या फिर डगमगाए। सो ही कलेक्टेड सम मनी, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करता है, सम मनी मतलब कुछ पैसे, फ्रॉम हीज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, एंड आल्सो फ्रॉम हीज फ्रेंड, और अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से भी। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ ही सैलरी, ही मतलब वह, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, गिव मतलब देता है, ए पार्ट मतलब एक हिस्सा, ऑफ हीज सैलरी मतलब अपने वेतन का, यानी कि वह स्वयं भी अपने वेतन का एक हिस्सा देता है। दस मतलब इस प्रकार, ही कलेक्टेड यानी कि उसने इकट्ठा किए, 70 पीसोज मतलब एक तरह से यूँ मान लीजिए 70 रुपये, क्योंकि पीसोज जो है दूसरे देश की करेंसी का नाम है। तो ही सेंट ऑल दिस मनी यानी कि वह भेजता है, ऑल दिस मनी यानी कि इन सारे पैसों को, टू लैंचो मतलब लैंचो को, थ्रू ए लेटर मतलब लेटर के द्वारा, यानी कि इन पोस्ट मास्टर इन सभी पैसों को लेटर के द्वारा लैंचो के पास भेज देता है। लैंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोज, लैंचो ने मांगे थे, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट को बताता है। लैंचो हैड आस्क यानी कि लैंचो ने मांगे थे, गॉड मतलब भगवान से, फॉर 100 पीसोज यानी कि 100 रुपये मांगे थे, एक तरह से वो मान लीजिए। बट ही गोट ओनली 70 पीसोज, परंतु उसको केवल 70 रुपये मिले, यानी कि मांगे थे 100, मिले उसको 70। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द अदर 30 पीसोज, ही थॉट यानी कि उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। द पोस्ट ऑफिस पीपल यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, हैड स्टोलन मतलब चुरा लिए थे, द अदर 30 पीसोज मतलब बाकी के 30 रुपये, यानी कि लैंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं यानी कि जो लोग हैं उन्होंने बाकी के 30 रुपये जो है चुरा लिए।
ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, यानी कि वो उनको धोखेबाजों का समूह। ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है उसने कहा, ही मतलब वह, कॉल्ड मतलब पुकारना, देम मतलब उनको, ए बंच ऑफ क्रूक मतलब धोखेबाजों का समूह। बंच यूज किया जाता है गुच्छे के लिए, समूह के लिए, और क्रूक्स होते हैं धोखेबाज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यू आर कोमल ऑफ GSSXYZ राइट एन एप्लीकेशन टू यूर स्कूल प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम फॉर टीचिंग रोड सेफ्टी रूल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस हरियाणा, यानी कि एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को कि स्कूल में जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें बच्चों को रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में बताया जाए, जिसमें जो है ट्रैफिक पुलिस हरियाणा जो है वो भी मदद करे। तो आंसर देखें, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, सब्जेक्ट है टू, यहाँ पर ये जो टू है इसकी जगह TO2 आएगा, टू ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम फॉर टीचिंग रोड सेफ्टी रूल्स, यानी कि एक प्रोग्राम की व्यवस्था करना रोड सेफ्टी नियम्स को सिखाने के लिए। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई वुड लाइक टू मेक ए सुजेशन, यानी कि मैं एक सुजेशन देना चाहता हूँ, यानी कि सुझाव देना चाहता हूँ। फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, वेलफेयर मतलब होता है भलाई के लिए, ऑफ द स्टूडेंट मतलब बच्चों की भलाई के लिए, ऑफ आवर स्कूल मतलब अपने स्कूल की। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, यानी कि ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है, यानी कि ये जांचा गया है, दैट की सीनियर स्टूडेंट, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के जो बड़े विद्यार्थी हैं, राइड ऑन टू व्हीलर्स, यानी कि वो सवारी करते हैं टू व्हीलर्स की, यानी कि बाइक की। टू रीच स्कूल, स्कूल में पहुंचने के लिए, रीच मतलब पहुंचना होता है, स्कूल में पहुंचने के लिए टू व्हीलर की जो है सवारी करते हैं, राइड करते हैं। एंड गो बैक होम, और घर वापस जाने के लिए। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, राइड ऑन टू व्हीलर्स, यानी कि राइड करते हैं, सवारी करते हैं टू व्हीलर्स की। वेरी रफली, यानी कि बहुत बुरे तरीके से, रफ मतलब बुरे तरीके से। दे इवन वायलेट द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि वो सड़कों का जो नियम है, रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको भी वायलेट करते हैं, यानी कि उनको भी नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि उन नियमों को भी वो तोड़ते हैं। इन फैक्ट मतलब वास्तव में, मेजॉरिटी ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ देम मतलब उनमें से ज़्यादातर, आर इग्नोरेंट ऑफ दीज रूल, यानी कि वो इन नियमों के बारे में नहीं जानते। हैंस इसलिए, इट इज़ हाई टाइम, यानी कि ये जो है सही समय है, व्हेन वी शुड ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम, जब हमें एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑफ टीचिंग रोड सेफ्टी रूल्स, जिसमें रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में सिखाया जाए, यानी कि टीच किया जाए। आई मैं, देयरफॉर मतलब इस प्रकार, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करता हूँ, यू मतलब आपसे, टू ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था करें, द अबोव मेंशन प्रोग्राम ऊपर बताए गए प्रोग्राम के बारे में, सीकिंग हेल्प आपकी मदद चाहता हूँ, सीकिंग हेल्प मतलब मदद चाहता हूँ, फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की। उसके बाद है थैंक यू यूवर्स ओबीडेंटली कोमल क्लास 10th सेक्शन ए। तो ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए।